नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पूरक पुस्तक वितान का पहला पाठ, एक लंबी कहानी सिल्वर वेडिंग का अध्ययन करेंगे और इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं लेखक के बारे में। मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म हुआ 9 अगस्त 1933 में और निधन हुआ 30 मार्च 2006 में। जोशी जी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक, कुशल प्रवक्ता तथा स्तंभ लेखक थे। वे रंगकर्म के भी अच्छे जानकार थे। उन्होंने धारावाहिक और फिल्म लेखन से संबंधित पटकथा लेखन पुस्तक की रचना की। दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के वो संपादक भी रहे। और आपको बता दें, दूरदर्शन पर जब धारावाहिकों का सिलसिला शुरू हुआ तो बुनियाद, हम लोग जैसे जो धारावाहिक थे जो लोगों ने बहुत पसंद किए, उसकी पटकथा भी मनोहर श्याम जोशी जी ने ही लिखी। कहानी का सार थोड़ा सा हम लोग मुख्य बिंदु खाली देख लेते हैं, फिर हम लोग विस्तार से एक एक बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर नई उपलब्धियों को समेटे है तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। यानी इस पूरी कहानी में इन दो बातों को बार बार प्रयोग किया गया है। यानी जो हुआ होगा जिसमें हमें मालूम नहीं कि क्या हुआ, और सम हाउ इम्प्रॉपर यानी जो कुछ भी है वो हमें बहुत समझ में नहीं आ रहा, मतलब हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार लेने का भाव है, तो सम हाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। और ये दोनों ही भाव इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू, उनके भीतर चलने वाले ये द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी को नहीं ठहराते। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं, यानी वो खुद नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत, या जो उन्हें अच्छा लग रहा है वो सही है या नहीं सही है। दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत पूरा काम निपटा कर ही ऑफिस से निकलते हैं, भले ही 5 बज चुके हों। इसी कारण अधीनस्थों को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। तो मानी हुई बात है, जो उनके अधीनस्थ हैं वो इस बात से बहुत खुश नहीं हैं। एक दिन ऑफिस में अपनी कलाई घड़ी देखते हुए यशोधर बाबू को ध्यान आता है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। चड्ढा, उनके ऑफिस का एक कर्मचारी, उनकी पुरानी घड़ी को चूनेदानी कहकर संबोधित करता है। यानी वो कहता है तो बहुत पुरानी चूनेदानी जैसी है, और ये भी कहता है कि नई डिजिटल घड़ी वो ले लें। ऑफिस का दूसरा कर्मचारी मेनन उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई देता है और चड्ढा उनसे चाय, मट्ठी, लड्डू की मांग करता है। वो कहता है कि आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो आज कुछ ना कुछ पार्टी तो होनी ही चाहिए। यशोधर बाबू 10 रुपये का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। मतलब वो खुद मानते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ की नहीं है, विदेशों की परंपरा है, और वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब सभी लोग उनसे इस बात के लिए बार बार कहते हैं तो वो चाय के लिए तैयार हो जाते हैं। चड्ढा के जोड़ देने पर वे 20 रुपये का नोट दे देते हैं, पर चाय पार्टी में शरीक नहीं होते, क्योंकि ये उनके आदर्शों के, उनके संस्कारों के विरुद्ध है। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता। उनका बड़ा लड़का विज्ञापन कंपनी में नौकरी कर रहा है। शुरू में ही कंपनी उसे 1,500 रुपये मासिक वेतन देती है। उन्हें यह बात भी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। उन्हें लगता है कि उनकी तो इतनी लंबी नौकरी के बाद अब जा कर के उन्हें इतनी तनख्वाह मिल रही है, और इनका बेटा जो है वो बिल्कुल सामान्य सा है और उसको शुरू से ही इतनी तनख्वाह मिल रही है। इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। यानी ये भी उनको बात समझ में नहीं आती। दूसरा बेटा पिछले साल एलाइड सर्विसेज में आ गया था, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। अब IAS की तैयारी कर रहा है। अब दूसरा बेटा जो है, यद्यपि उसको एक अच्छी संस्था मिल रही थी, एक अच्छी उसको नौकरी मिल रही थी, लेकिन उसको उतने से वो संतुष्ट नहीं था और वो दोबारा अब तैयारी कर रहा है IAS की परीक्षा में बैठने की। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है
और डॉक्टरी की उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती है। यानी उनके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों की जो स्थितियां हैं वो इनकी मानसिक स्थिति से मेल नहीं करती। बेटी का स्लीवलेस टॉप पहनना, पत्नी का लिपस्टिक लगाना, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, लेकिन उनके बच्चों के द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा और अपनी किसी बात में यशोधर बाबू की सलाह ना लेना उन्हें ये दोनों बातें ठीक नहीं लगती और इसीलिए वो इससे सामंजस्य नहीं बैठा पाते। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव से वह मॉडर्न बन गई हैं। शादी के समय भी उन्हें संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा। अब वह बच्चों का पक्ष लेती हैं तथा सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बात मानने की बात कहती हैं। यानी वो कहती हैं कि मैंने तो अपना समय निकाल लिया, लेकिन बच्चों को जिसमें सहूलियत होगी, जितनी सहूलियत होगी वो उतनी ही बात मानेंगे और इस बात के लिए वो बच्चों का साथ देती हैं। यशोधर उसे शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे जानते हैं कि वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए हैं। यानी वो ऊपरी तौर पर तो उनका विरोध करते हैं, लेकिन मन ही मन उन्हें ये बात अच्छी तरह से महसूस होती है कि वो कहीं ना कहीं इन सब से अलग हो रहे हैं। यशोधर बाबू रोज़ बिरला मंदिर जाते, फिर पहाड़गंज से घर के लिए साग सब्जियां लाते। घर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। यह बात उनकी पत्नी और बच्चों को अखरती है। पत्नी और बच्चे दोनों ही कहते हैं कि आप अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि आप इतने सत्संग और भजन कीर्तन आदि में अपना समय व्यतीत करें। लेकिन जैसा कि पहले बताया, यशोधर बाबू जी का मन अपने घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए वो ज़्यादा देर तक बाहर रहना ही उचित समझते हैं। पुत्र द्वारा वेतन ना देने पर तथा बच्चों द्वारा सलाह ना लेने पर वे उपेक्षित महसूस करते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे घर का सामान खुद लाएं, पर बच्चे चाहते हैं कि इन कामों के लिए नौकर रख लें। बच्चों को थोड़ा सा जो आधुनिकता की होड़ में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा दिखावे की प्रवृत्ति भी उनके ऊपर हावी है और वो अपनी संपन्नता दिखाना भी चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि वो एक घर के कामकाज के लिए नौकर रख लें और उनका बेटा उनको यहाँ तक ताना देता है कि नौकर की तनख्वाह वो दे दिया करेगा। उनके बच्चों को उनका साइकिल से चलना नापसंद था। उनका कहना था कि साइकिल से तो चपरासी चलते हैं, लेकिन स्कूटर यशोधर बाबू को पसंद नहीं और कार वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पैदल आना जाना शुरू कर दिया। उनका बड़ा बेटा घर में आधुनिक सामान लाता है और उसे अपना कहकर रौब जमाता है। यानी घर में सुविधाजनक जो सामान है वो उसके बेटे के द्वारा लाया जा रहा है, लेकिन वो लाने के साथ ही ये भी कहता है कि ये सब मैं अपनी तनख्वाह से लाया हूँ और ये सब मेरा है, मेरी अनुमति के बिना कोई भी इनका प्रयोग ना करे। यशोधर बाबू किशनदा को बहुत याद करते हैं। किशनदा उनके जीवन के आदर्श हैं और किशनदास ने उनको शुरू से ही सहारा दिया है, उनका मार्गदर्शन किया है और यहाँ तक कि उनकी नौकरी भी लगवाई है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से किशनदा जो हैं वो इनके आदर्श बन चुके हैं और यशोधर बाबू पूरी तरह से किशनदा की तरह ही बनना चाहते हैं। वे किशनदा के बताए गए तौर तरीकों का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। किशनदा उनके आदर्श हैं। किशनदा ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया तथा नौकरी में भी लगवाया। सेवानिवृत्ति के पश्चात किशनदा गांव चले गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु का कारण पता नहीं लग सका। इसके लिए लेखक ने जो हुआ होगा अर्थात अनिश्चितता की ओर संकेत किया है। यानी उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनकी किस कारण से मृत्यु हुई। यशोधर बाबू घर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वह गलत जगह आ गए हैं। उनका घर रंग बिरंगी कागजी पन्नियों से सजा होता है। बाहर आधुनिक वस्त्रों में उनकी पत्नी, बेटी और बेटा कार में बैठे किसी व्यक्ति को विदा कर रहे होते हैं। उनके जाने के बाद वह घर में प्रवेश करते हैं, जहां उनकी शादी की 25वीं सालगिरह का आयोजन हो रहा होता है। कई तरह के व्यंजन व गिफ्ट्स रखे होते हैं। उन्हें घर में सिल्वर वेडिंग पार्टी मनाना भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों के आग्रह पर वह केक काटते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहते हैं, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। उन्होंने अंडा होने के कारण केक नहीं खाया। वे पूजा का बहाना करके चले गए। मेहमानों के जाने के बाद वे लाल गमछे में ही बैठक में चले आए। बच्चे उनकी इस बात के सख्त खिलाफ हैं। भूषण उनसे प्रेजेंट खोलने को कहता है
और बोलता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन आपके लिए है, क्योंकि किशनदा की जिस छवि को वो याद करते रहते हैं वो किशनदा की छवि उसी समय की है जबकि किशनदा सुबह घूमने के लिए बाहर निकलते हैं और वो ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने होते हैं, सिर पर टोपी लगाए होते हैं और हाथ में एक छड़ी होती है। तो वो जब भी किशनदा को याद करते हैं तो उनकी वही छवि उन्हें याद आती है। तो कहीं ना कहीं ड्रेसिंग गाउन पा करके उन्हें खुशी होती है। और उनका बेटा फिर उनसे क्या कहता है, आप सुबह फटा हुआ पुलोवर पहनकर दूध लेने जाते हैं, वह अच्छा नहीं लगता, अब से यही पहनकर जाया कीजिए। बच्चों के आग्रह पर उन्होंने ड्रेसिंग गाउन पहना। उनकी आंखों की कोर में ज़रा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लाने जाया करें। वह यह नहीं कह रहा कि अब से दूध वह लाया करेगा या उनके शरीर में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। यानी यहाँ पर इसमें दो बातें स्पष्ट रूप से हैं कि कहीं ना कहीं उनको अंदर से इस बात की खुशी थी कि उनको वो ड्रेसिंग गाउन पहनने को मिला जिसको वो कभी ना कभी चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर उन्हें इस बात से दुख भी हुआ कि उनका बेटा ये ड्रेसिंग गाउन इसलिए लाया है ताकि उसकी साख बनी रहे, वो फटा हुआ पुलोवर पहनकर दूध लेने ना जाएं। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे अब अपनी जिम्मेदारियां संभालें, तो उनको ये भी बुरा लगा कि उनका बेटा ये नहीं कह रहा कि अब आप दूध लेने मत जाया कीजिए, दूध लेने जाने का काम हम लोग किया करेंगे। और उनके अंदर कहीं किशनदा उतर आया है, अर्थात वो पूरी तरह से अपने आप को परिवार से अलग और एकाकी महसूस कर रहे हैं। कुछ बोध प्रश्न हैं। यशोधर बाबू की कितनी संतानें थीं और वे क्या करती थीं? चारों के बारे में आप बताएंगे। यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक क्यों बन गई थी? जैसा कि बताया कि यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं थी, लेकिन वो अपने बच्चों की ममता के कारण, उनके दबाव के कारण आधुनिक बन गई थी। और उसके पीछे कहीं ना कहीं यशोधर बाबू के प्रति उनका विद्रोह भी था, क्योंकि जब वो विवाह के बाद घर आई थी तो उनको बहुत सारी सीमाओं में रखा गया और उस समय यशोधर बाबू ने उनका कोई भी साथ नहीं दिया। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश होने पर भी सामंजस्य नहीं बिठा पाते। क्यों? मन ही मन वो बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आता है और उनके घर में सारी सुविधा के सामान देखता है, फ्रिज का ठंडा पानी पीता है और उनको इस बात के लिए कहीं ना कहीं बधाई भी देता है, तो मन ही मन वो बच्चों की इस तरक्की से खुश भी हैं। लेकिन उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि बच्चे जो हैं वो अपने गरीब रिश्तेदारों का सम्मान नहीं करते, उनसे संबंध बनाकर नहीं रखते और साथ ही अपनी किसी भी काम में, अपने किसी भी कार्य के प्रति यशोधर बाबू से कोई सलाह नहीं लेते और यशोधर बाबू के हाथ में अपनी तनख्वाह नहीं देते। ये सारी बातें भी उन्हें कहीं अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वे बच्चों की तरक्की से खुश हैं, लेकिन फिर भी उनसे सामंजस्य नहीं बना पाते। यशोधर बाबू किशनदा को बार बार क्यों याद करते हैं? किशनदा उनके जीवन के आदर्श हैं। जब वो पहाड़ से पहली बार शहर आए यशोधर बाबू नौकरी की तलाश में, तो किशनदा ने उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया और उनको अपने यहाँ रखने के साथ साथ उनकी नौकरी भी लगवाई। नौकरी में बहुत सी बातों के लिए उनका मार्गदर्शन किया और जब तक वो जीवित रहे, जब तक वो शहर में रहे, तब तक वो नियमित रूप से यशोधर बाबू का हालचाल लेते रहे। यशोधर बाबू के मन में द्वंद्व है, स्पष्ट करें। द्वंद्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्योंकि वो एक तरफ बच्चों की तरक्की से खुश हैं, दूसरों के ऊपर बच्चों की तरक्की के कारण उनका एक रौब बनता है, इसलिए वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को अभिमानी भी महसूस करते हैं, इस बात के लिए खुद को पसंद भी करते हैं। लेकिन दूसरी ओर बच्चों का उनसे किसी भी बात में सलाह ना लेना, उनकी हर बात को ना मानना, अपनी इच्छानुसार जीवन यापन करना और साथ ही अपनी सारी बातों के लिए अपने आप को ही ज़्यादा श्रेष्ठ बताना, ये सारी बातें जो हैं वो यशोधर बाबू को पसंद नहीं आती। यानी यशोधर बाबू को कहीं ना कहीं कुछ नया जो है वो अपनी ओर खींचता तो है, लेकिन पुराना उनको छोड़ता नहीं, इसलिए ये द्वंद्व उनके मन में बना रहता है। कहानी की मूल संवेदना क्या है? वास्तव में देखा जाए तो कहानी की मूल संवेदना है पीढ़ियों में आया हुआ अंतराल, क्योंकि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो जो नई बातें हैं उनको स्वीकार करना नहीं चाहते और जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो पुरानी बातों को पूरी तरह से बेकार समझते हैं या उसको नकारते हैं। संकेत ये है कि दोनों की ओर से थोड़ी थोड़ी आवश्यकता है आगे बढ़ने की।
तभी जीवन जो है वो सुचारू रूप से चल सकता है। धन्यवाद। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबके कल्याण की कामना के साथ आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद।